हाय फ्रेंड्स, मैं यूजीसी नेट पेपर 1 यूनिट 10 को लेकर पुनः आपके पास उपस्थित हूँ। मैं सुशील कुमार अपने चैनल नेट एजुकेशन पे आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूँ। आज हमारे सिलेबस का यह यूनिट 10 लास्ट है, तो इस तरह से हमारा पेपर 1 भी समाप्त हो रहा है। तो इस पेपर 1 के यूनिट 10 लास्ट में हम देखेंगे कि उच्च अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा तथा आधुनिक भारत में शिक्षा। मुख्य रूप से ये हायर एजुकेशन के लिए हायर एजुकेशन एंड इस यूनिट का नाम है हायर एजुकेशन सिस्टम अर्थात उच्च शिक्षा पद्धति। तो उच्च शिक्षा पद्धति, उच्च शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत मुख्य रूप से देखा जाए तो उच्च अधिगम संस्था और प्राचीन भारत में शिक्षा को हम देखेंगे। साथ ही स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रता से पूर्व की शिक्षा को हम देखेंगे ये, और भारत में पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम क्या है उसको समझेंगे, एवं तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा क्या है उसे समझना है। मूल आधारित शिक्षा, पर्यावरणीय शिक्षा क्या है, एवं क्या नीतियां, क्या सुशासन, क्या राजनीति, क्या प्रशासन है एजुकेशन के टर्म में, इसे हम देखेंगे। ये टोटल हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम जो है ये इसी पे डिपेंड है। एट फर्स्ट हम देखते हैं उच्च अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा तथा आधुनिक भारत में शिक्षा को। प्राचीन भारत की जब शिक्षा की बात करेंगे तो शिक्षा को मुख्य रूप से एंशिएंट एजुकेशन, बुद्धिज्म एजुकेशन, मुस्लिम एजुकेशन एंड बिफोर इंडिपेंडेंस एजुकेशन एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस एजुकेशन में डिवाइड कर दिया गया है। इसमें एंशिएंट एजुकेशन की बात करें तो इसे वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के रूप में बांटा गया है। तो वैदिक काल को 1500 से 1000 बीसी को ऋग्वैदिक काल बोलते हैं। यहाँ आप ऋग्वैदिक और वैदिक काल को समझ लीजिए कि जिस समय में वेदों की रचना हुई है, वेदों पर आधारित जो सोसाइटी और समाज रहा है वो वैदिक काल कहलाता है, और वेद की रचना के बाद का जो समय है वो उत्तर वैदिक काल कहलाता है। तो वैदिक काल के अंतर्गत आप यह भी समझ लीजिएगा कि वेद जो है मुख्य रूप से 4 है, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के रूप में, जिसमें ऋग्वेद जो है वो पूजा पाठ इत्यादि से संबंधित है, यजुर्वेद जो है वह गद और पद दोनों में है, सामवेद जो है वो संगीत को बतलाती है, अथर्ववेद जो है वो जादू टोना से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट ये 4 बातें हैं, अब जरूर याद रखिएगा। तो ऋग्वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में या दो समय में जो एंशिएंट एजुकेशन दी जाती थी, एक ट्रेडिशनल के रूप से, एक पारंपरिक रूप से, वही एजुकेशन है। या उस समय आर्यों के द्वारा विकसित एक सभ्यता थी समाज की। तो यहाँ प्राचीन सभ्यता जो थी वो आर्यों द्वारा की गई शिक्षण प्रणाली के द्वारा, यह पितृ प्रधान संस्था थी, समाज थी। वहाँ इंद्र प्रमुख देवता माने जाते थे, और उसी समय दर्शन जैसे कि योग दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन इत्यादि का सूत्रपात माना जाता है। बुद्धिज्म के समय में क्या था कि जितने भी एजुकेशन सिस्टम थे वो उनकी जातक कथाओं पे डिपेंड थी। अलार कमाल गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे, और उनकी जो भी शिक्षा होती थी वो बुद्ध की वो पाली में हुआ करती थी, जबकि जैन की प्राकृत में होती थी। और बुद्ध की जो एजुकेशन है वो त्रिपिटक अर्थात सूत्र पिटक, विनय पिटक और धम्म पिटक पे डिपेंड एजुकेशन सिस्टम होती थी। बुद्ध के जो उपासक होते थे, जो कहीं भी रहकर बुद्ध की फॉलो करते थे, बुद्ध के रूल रेगुलेशन को उपासक होते थे, जो भिक्षाटन के लिए जाते थे खास करके, तब वो अपने रूल रेगुलेशन को फॉलो करते थे, भिक्षुक थे। बुद्ध में भी 2 भाग डिवाइड हो गया था, यह क्या कहते हैं महायान और हीनयान के रूप में। इसे हमने पढ़ा भी चुका है। बेसिकली अगर इन चीज़ों को आप देखना चाहते हैं तो हमारे यूनिट आप इसको देख सकते हैं, पेपर 2 के एजुकेशन के यूनिट 1 और 2 को हम आप लोगों से कहते हैं कि हमारे ही चैनल पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट में जाकर आप देख लीजिए कि यूनिट 1 और 2 जो एजुकेशन के पेपर 2 का वीडियो होगा उसे आप जरूर देख लीजिएगा, जो एंशिएंट और बुद्धिज्म और मुस्लिम एजुकेशन को आपको विशेष रूप से बता सकती है, क्योंकि वहाँ बुद्ध के बारे में और इस तरह की और घटनाओं के बारे में ज़्यादा वर्णन किया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मुस्लिम। तो मुस्लिम एजुकेशन जो थी वो मूल रूप से कुरान शरीफ पर आधारित एक शिक्षा थी, और आज भी वो इसी पे आधारित है। और कुछ उनके जो धर्म प्रवर्तक थे उनके द्वारा जो कुछ रूल रेगुलेशन दी गई, जो हदीस के नाम से जाना जाता है, तो उन पर आधारित शिक्षा है। वो अन्य स्रोत जो भी थे वो आज भी वही थे, हैं और कल भी वही थे। इनकी जो भी सिस्टम पद्धति और शिक्षण पद्धति और धर्मावली
के आधारित जो भी शिक्षण व्यवस्था है वो पूर्व भी वही थी, आज भी वही है। आप इसे कुरान शरीफ के मुख्य एजुकेशन सिस्टम से जोड़ के इसे देख सकते हैं। बिफोर इंडिपेंडेंस की जब बात करते हैं कि आज़ादी से पूर्व की शिक्षा क्या थी, तो मैकाले द्वारा 1835 में जो शिक्षा प्रणाली प्रारंभ की गई थी, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से अंग्रेजी माध्यम के शिक्षा को, पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ाने का काम किया गया था। चार्ल्स वुड जो 1854 में एजुकेशन दिया था, एजुकेशन सिस्टम, उसके अनुसार माध्यमिक विद्यालय में आर्थिक अनुदान की बात की गई थी। हंटर आयोग जो 1882 में एजुकेशन सिस्टम दिया, इसमें मुख्य रूप से माध्यमिक शिक्षा में एकेडमिक और व्यावसायिक पाठ्यक्रम को जोड़ा गया था। कर्जन आयोग या इसे विश्वविद्यालय आयोग भी बोलते हैं, यह 1902 में हुआ था। इसमें इंटरमीडिएट नहीं और माध्यमिक के लिए हाँ कहा गया था। जबकि सैडलर आयोग फिर 1917 में गठन हुआ। तो सैडलर आयोग, इसे माइकल सैडलर ने गठित किया था, इसलिए इसका नाम सैडलर आयोग है। यह इंटरमीडिएट कॉलेज की स्थापना पर बल दिया है। हॉर्टन समिति जो है 1929 में इसकी स्थापना हुई है। यह माध्यमिक शिक्षा में व्यावसायिक विषय को समावेशन किया है। सार्जेंट रिपोर्ट 1944 जो है यह साहित्य एवं प्राविधिक दोनों तरह के विद्यालयों की स्थापना की। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके वर्क दे दिए हैं हमने, वहाँ पे PDF में, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। क्या हुई, किस उद्देश्य में, आप जरूर याद रखें, क्योंकि यही प्रश्न आने की संभावना है। यहाँ और यहाँ से दोनों स्थान से प्रश्न आने की 100% संभावना होती है। इसलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद की व्यवस्था। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना या फिर राधा कृष्णन आयोग की स्थापना 1948 में, तो यह उच्च शिक्षा में सुधार के लिए की गई। फिर मुदालियर आयोग की स्थापना 1952 में, यह 12वीं कक्षा और विश्वविद्यालय से जोड़ने की बात की। फिर कोठारी आयोग की स्थापना की बात की गई 1964 में। तो कोठारी आयोग मुख्य रूप से उच्च माध्यमिक शिक्षा और सामाजिक मांग को के अनुरूप चलने वाली शिक्षा को दिया। और कोठारी आयोग के बाद आचार्य राममूर्ति समिति है जो 1990 में हुआ। यह 1990 में गठित नवोदय विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में वैल्यू दिया। फिर प्रोफेसर यशपाल के द्वारा विद्यालय पाठ्यक्रम पुनरावलोकन समिति का गठन हुआ जो 1992 में हुआ। इसके द्वारा विद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रम का निर्माण, पाठ्यक्रम की बोझ को कम करना, इस पर ध्यान दिया गया। और उच्च शिक्षा 2005 की बात करें तो यह भी प्रोफेसर यशपाल के द्वारा ही 2005 में दी गई। इनके द्वारा इसके अंतर्गत उच्च शिक्षा शोध के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। तो इस तरह से ओवरऑल देखा जाए तो आज़ादी से पूर्व, आज़ादी के बाद की जो भी नीतियां हैं, जो भी पॉलिसी है, वो इसी रूप में है। खास करके आज़ादी के बाद की कुछ संस्थान की बात करें तो आज़ादी के बाद जैसे कि भारतीय नर्सिंग परिषद नई दिल्ली 1947 गठन हुआ आज़ादी के बाद। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956 में गठन हुआ, ये भी आज़ादी के बाद। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान नई दिल्ली, यह भी गठन हुआ 1965 में आज़ादी के बाद। फिर राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद हैदराबाद 1965 में इनका गठन हुआ, यह भी आज़ादी के बाद हुई है। तो इस तरह से और एक एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज इन दिल्ली 1973 इसका गठन हुआ। तो ये सारे आज़ादी के बाद की कुछ संस्थाएं हैं और ये कुछ आयोग हैं जिसे आप याद रखेगा, निश्चित रूप से इन्हीं से प्रश्न आएगा। तो PDF में इसे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आज़ादी से पूर्व की जहां तक बात है कुछ इंस्टीट्यूशन की, तो मुख्य रूप से जो इंस्टीट्यूशन है वो है भारतीय चिकित्सा परिषद नई दिल्ली जो 1933 में गठन हुआ था, जो आज़ादी के बाद ही है। और फिर दूसरी एक है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद न्यू दिल्ली जो 1945 में इनका गठन हुआ। तो ये दोनों संस्था आज़ादी के पूर्व की बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पारंपरिक और गैर पारंपरिक शिक्षा। तो इसको भी हमने इससे पूर्व के क्लास में ये पारंपरिक और गैर पारंपरिक शिक्षा के बारे में हमने लिखा है, वीडियो भी बन चुका है इसके लिए। ये यूनिट 8A के वीडियो में ये एजुकेशन पेपर 2, आप लोग प्ले लिस्ट में जाके एजुकेशन पेपर 2 के यूनिट 8A को पढ़िएगा, देखिएगा, तो वहाँ आपको पारंपरिक शिक्षा और गैर पारंपरिक शिक्षा के बारे में पता चलेगा। यह फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है यह वास्तविक रूप से ओवरव्यू हम देना चाहते हैं इसका। तो पारंपरिक शिक्षा एक व्यवस्थित रूप से एक प्रणाली के अंतर्गत दी गई शिक्षा एक पारंपरिक शिक्षा है, जबकि नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है वो ऐसी एजुकेशन है जो स्वतंत्र रूप से बिना किसी बाउंड्रेशन का, बिना किसी बंधन का जो शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती है।
अंततः देखा जाए तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत डिस्टेंस एजुकेशन आ जाती है, जैसे कि इग्नू या और भी सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो डिस्टेंस एजुकेशन के लिए, अलगप्पा यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, ये सारे यूनिवर्सिटी है जो डिस्टेंस एजुकेशन में बहुत ज़्यादा नाम कमा चुकी है। तो ऐसे यूनिवर्सिटी के द्वारा जो दी गई एजुकेशन है वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, और जो एक निश्चित रूप से एक एफिलिएशन या एफिलिएटेड या रेगुलर या ट्रेडिशनल या सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी जो है वो मुख्य रूप से एक प्रकार का यह पारंपरिक शिक्षा अर्थात फॉर्मल एजुकेशन की ओर हमें इंगित करता है, निर्देशित करता है। तो ये बातें जो हमारी सिलेबस में है कि भारत की पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम शिक्षा या कार्यक्रम क्या है, तो वो मुख्य रूप से यही है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गैर पारंपरिक शिक्षा के अंतर्गत जो डिस्टेंस एजुकेशन की हमने बात की, जिसमें इग्नू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी और अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी और हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, ये सारे मुख्य हैं। अब व्यावसायिक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा व्यावसायिक, तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा। तो व्यावसायिक तकनीकी की बात करें तो भारत में 1980 में तकनीक शिक्षा का विकास हुआ और मूल रूप से अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद का गठन भी किया गया, जिसे AICTE के रूप से जाना जाता है। और उसके बाद लगभग 20 क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 1986 के अंतर्गत लगभग 10 IIT कॉलेज खोले गए जो मुख्य रूप से तकनीकी शिक्षा के विस्तार में बहुत ज़्यादा काम किए हैं। और इसलिए व्यावसायिक और तकनीकी कौशल को डेवलपमेंट करने के लिए हमारे यहाँ 1980 में तकनीकी शिक्षा के विकास के बाद AICTE की स्थापना की गई। यह AICTE मुख्य रूप से तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है और आज भी कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मूल्य आधारित शिक्षा और पर्यावरणीय शिक्षा क्या है, अर्थात वह शिक्षा जो हमें स्किल डेवलपमेंट करता है, हमारे मूल्य, हमारे वैल्यू, हमारी गुणवत्ताओं इत्यादि के बारे में हमें बतलाता है, वह मूल्य आधारित शिक्षा है। मूल्य आधारित शिक्षा एक प्रकार की ऐसी शिक्षा है जो वास्तविक जीवन, मनुष्य के वास्तविक जीवन की गुणवत्ता, वास्तविक जीवन के इम्पोर्टेंस, महत्व को बताने का काम करती है। और मूल्य आधारित शिक्षा को पर्यावरण शिक्षा से इसलिए कनेक्ट किया गया है क्योंकि हमारा मूल्य, हमारी धरोहर जो है, हमारा पर्यावरण अगर वह स्वस्थ होता है तो हमारा मूल्य और हमारा अधिकार भी सुरक्षित रहता है। अतः कहीं ना कहीं पर्यावरणीय शिक्षा मूल्य आधारित शिक्षा का ही एक पार्ट है, जिसे मुख्य रूप से देखा जाए तो कोठारी आयोग जो 1964 में गठित हुआ था और उसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो ये 1986 और राष्ट्रीय आयोग जो 1964 और 66 के अंतर्गत देखा जाए तो मूल्य आधारित शिक्षा नैतिक शिक्षा और पर्यावरणीय शिक्षा के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान निभा रही है। ये सारे डाटा हम PDF के रूप में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, वहां से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है हमारा नीतियां, सुशासन, राजनीति और प्रशासन। ये नीतियां, सुशासन, राजनीति और प्रशासन, इसकी हम बात करते हैं। तो भारत में उच्च शिक्षा को विश्वविद्यालयों का नियंत्रण करने के लिए खास करके उच्च शिक्षा को विश्वविद्यालयों का नियंत्रण करने के लिए भी नियंत्रण में रखा गया है। तो विश्वविद्यालय में जैसे कि स्वायत्तता का निर्माण, अच्छा ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज की जो बात कर रही हूँ, यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी या विश्वविद्यालय की वित्तीय व्यवस्था, यूनिवर्सिटी का फाइनेंस और उप कुलपति की नियुक्ति और भूमिका इत्यादि। तो विश्वविद्यालय के जितने भी कानून है, व्यवस्था है, फाइनेंस है, अरेंजमेंट है, मैनेजमेंट है, इन सारी चीज़ों को देखने के लिए हायर एजुकेशन के अंतर्गत विश्वविद्यालयों का गठन किया जाता है। विश्वविद्यालय के सारे क्रियाकलाप प्रशासनिक दृष्टिकोण से होते हैं, जिसमें एक अच्छी नीतियां होती हैं। और इसके राजनीतिक प्रशासनिक दृष्टिकोण की बात की जाए तो विश्वविद्यालय का नियंत्रण के लिए रजिस्ट्रार का अधिकार होता है। वहाँ रजिस्ट्रार और VC का जो नियुक्ति होता है, अपॉइंटमेंट होता है, वो उनके इस कर्तव्य को, उसके प्रशासनिक कर्तव्य को निभाने के लिए ही होता है, ताकि वो प्रशासनिक कर्तव्य को अच्छी तरह से निभाए। 1990 में प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में ज्ञानम समिति का गठन किया गया था, जो मुख्य रूप से विश्वविद्यालय के नियंत्रण को लेकर बना था। ये 1990 के यशपाल की, ये याद रखिएगा आप, 1990 में यशपाल के द्वारा, प्रोफेसर यशपाल के द्वारा ज्ञानम समिति का गठन किया गया था। यह भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF में दिया हुआ है,
यानन समिति का गठन किया गया था, जो मुख्य रूप से विश्वविद्यालय के नियंत्रण के लिए काम करती थी। ये विश्वविद्यालय के प्रशासनिक दृष्टिकोण के लिए काम करती थी। केंद्र सरकार, जहां तक इसके और प्रशासनिक स्ट्रक्चर की बात करें तो केंद्र सरकार के द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विभिन्न शैक्षणिक परिषद, राज्य सरकार भी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय पर नियंत्रण रखती है। खास करके यूजीसी और एनसीईआरटी, ये सारे जो विश्वविद्यालय और संघ समिति और आर्थिक शैक्षणिक नियंत्रण रखने का काम करती है। तो टोटली रूप से देखा जाए तो केंद्र सरकार, मानव संसाधन मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं शैक्षिक परिषद, ये सारे कहीं न कहीं मिलजुल कर हमारे यूनिवर्सिटीज के प्रोटेक्शन की बात करती है, प्रशासन की बात करती है और राजनीति और अच्छी नीतियों की बात करती है। आईयूबी और आईएयू की हम बात करते हैं। आईयूबी एंड आईएआईयू, इसे आप समझ लीजिए। ये आईयूबी का अर्थ हुआ इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड। इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड, इसका गठन जो है 1924 में हुआ था। बहुत सारे यूनिवर्सिटी के वीसी के द्वारा एक कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था, एक सम्मेलन बुलाया गया था, जो सम्मेलन शिमला में हुआ था। इस सम्मेलन के अंतर्गत कुलपतियों के द्वारा यह तय किया गया था कि हमारे देश और दूसरे देश की यूनिवर्सिटीज को इंटरेक्ट करके जोड़कर आपस में जो एक अच्छे सिलेबस, अच्छी नीति, अच्छी करिकुलम, अच्छे गाइडेंस, अच्छे सुशासन और प्रशासन की बात की जाएगी। परंतु धीरे धीरे 1973 की बात करें, 1924 में तो इसका गठन हुआ था, परंतु 1973 में श्रीलंका के अलग होने के बाद इसी संस्था का नाम AIU अर्थात AIU एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज कर दिया गया। तो 1973 से इसका नाम एसोसिएशन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के नाम से जाना जाता है। तो ये भी हमारी एक प्रशासनिक या राजनीतिक दृष्टिकोण के एक मुख्य टर्म है। और शिक्षा का प्रशासन और नियंत्रण की बात की जाए तो इसके लिए शिक्षा के मंत्रालय का गठन किया गया है। शिक्षा मंत्रालय का गठन मुख्य रूप से 1957 में इसी काम के लिए किया गया था, ताकि शिक्षा के संदर्भ में जो भी विकास हो, जो भी प्रशासनिक दृष्टिकोण हो, जो भी नियंत्रण या जो भी राजनीतिक या नीतियां बनाई जाए वो शिक्षा के विकास के लिए वो यही करेगा। तो शिक्षा के प्रशासन और नियंत्रण के लिए शिक्षा मंत्रालय का गठन किया गया था 1957 में। इसके अंतर्गत दो भाग थे। ये मुख्य दो भाग के रूप में एक शारीरिक शिक्षा और एक सांस्कृतिक शिक्षा था। एक भाग था शारीरिक एवं सांस्कृतिक शिक्षा और दूसरा भाग इसका होता था औद्योगिक शिक्षा एवं वैज्ञानिक शोध। परंतु उन दोनों में भी 1959 में मंत्रालय में फिर दो भागों में इसे फिर से पुनर्गठित किया गया और उसका एक भाग हो गया शिक्षा मंत्रालय और दूसरा भाग हो गया वैज्ञानिक शोध एवं सांस्कृतिक मंत्रालय। तो शिक्षा मंत्रालय और वैज्ञानिक शोध एवं सांस्कृतिक मंत्रालय, फिर शिक्षा मंत्रालय को भी फिर से पुनर्गठित करके आपको ये अभी जो बना दिया गया है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, वो हमारे शिक्षा मंत्रालय को ही फिर 1985 में केंद्र सरकार ने एक अलग संस्था के नाम दे दिया गया, जिसका नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया। तो इस तरह से आज हमारे एजुकेशन के जितने भी टर्म्स आते हैं ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं और अखिल भारतीय शिक्षा परामर्शदायी समितियों के रूप में इसके और सारे सोर्स हैं जो ऑल इंडिया एडवाइजरी काउंसिल ऑफ एजुकेशन के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन CABE, UGC, NCERT, ICSE अर्थात इंडियन काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और NCRHE और AICTE, NCTE और AICWT अर्थात ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ वुमेन टीचर्स। तो इस तरह के बहुत सारे अखिल भारतीय शिक्षा परामर्शदायी समितियां हैं, जो समितियां मुख्य रूप से प्रशासनिक रूप से हमारे हायर एजुकेशन के लिए कार्य करती है। और शिक्षा के प्रशासन का नियंत्रण का बात किया जाए तो मुख्य रूप से अभी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के हाथों में है। और हमारे इस तरह से हमारे यहाँ जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत ही आते हैं। आज यहाँ जो भी हायर एजुकेशन के लिए जो भी डेवलपमेंट है, जो भी पॉलिसीज़ हैं, जो भी पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात होती है, वो कहीं ना कहीं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही आती है।
तो विस्तार रूप से हम इस संदर्भ में कहना चाहेंगे आप सभी से कि आप लोग ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को आप गूगल पे देखिए, और विशेष रूप से यूजीसी, एनटीए, एनसीटी, एनसीईआरटी, एससीईआरटी, इन सारी चीज़ों को रोल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ यूजीसी, एनसीटी एंड एनसीईआरटी इत्यादि को आप गूगल से जरूर देखिए, क्योंकि इसके लक्ष्य, उद्देश्य, इसके ऑब्जेक्टिव्स आपको वहाँ जो मिल रहे हैं वही ऑथेंटिक हैं। हम भी अगर कोई पीडीएफ देंगे तो लगभग वही देंगे, इसलिए आप वहाँ से देखिए और वहाँ से ऐसे पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और उसके मटेरियल्स को आप पढ़ के आप अच्छे एजुकेशन, इस हायर एजुकेशन को अच्छे रूप से ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा यूनिट 10 जो है यह पेपर 1 का समाप्त होता है, जिसमें हमने एंशिएंट एजुकेशन एंड मॉडर्न एजुकेशन को भी पढ़े, और इसमें कुछ संस्थान के नाम दिए हुए हैं जो मुख्य रूप से हैं, जिसे मैं कह देना चाहता हूँ। कुछ भारतीय सर्वेक्षण विभाग की बात करें तो भारत का सर्वेक्षण विभाग देहरादून में है। मौसम विज्ञान की सर्वेक्षण की बात करें तो नई दिल्ली में है। खनन अनुसंधान जो है हमारे धनबाद झारखंड में है। चावल अनुसंधान क्षेत्र संगठन जो है वो कटक में है। एंटीबायोटिक अनुसंधान केंद्र पिंपरी महाराष्ट्र में है। रोबोट रिसर्च सेंटर जो है वो राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। बायोलॉजिकल लेबोरेटरी ये पालमपुर में है। स्टाफ कॉलेज हैदराबाद में है। मिलिट्री एकेडमी देहरादून में है, और गन्ना शोध संस्थान ये लखनऊ में है। ये महत्वपूर्ण संस्थान है, जो संस्थान यहाँ उच्च अधिगम और संस्थाएं की बात कर रही थी, तो ये संस्थान महत्वपूर्ण है, जिसे यूजीसी नेट पूछ भी चुका है और इसे पूछने की संभावना है। और प्राचीन भारत की जो भी उच्च शिक्षा प्रणाली संस्थाएं हमने बताया है, आधुनिक भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली संस्थाएं बताई है, और इसे आप विशेष रूप से देखेंगे। खास करके एक बिंदु और हम कहना चाहते हैं इसके अंतर्गत, टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी को आप देख लीजिएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी के टाइप से प्रश्न भी आने की संभावना होती है। यह टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटी को हम समझा देते हैं कि यूनिवर्सिटी जो है यह मुख्य रूप से 3 तरह के स्थापित होते हैं। एक स्थापना के बेस पर, एक उसके संरचना के बेस पे, और एक शिक्षण पद्धति के बेस पे। तो ये जो हायर एजुकेशन के अंतर्गत जो यूनिवर्सिटियां हैं, स्थापना के बेस पे जो यूनिवर्सिटी है वो एक हो गया आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी, दूसरी हो गई आपको स्टेट यूनिवर्सिटी, तीसरी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, और चौथी डीम्ड यूनिवर्सिटी। ये 4 टाइप की जो यूनिवर्सिटियां हैं, यह स्थापना के बेस पे हमारे यहाँ यूनिवर्सिटियां हैं, जिसमें कि सेंट्रल यूनिवर्सिटियां लगभग 50 हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी लगभग 350 है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी लगभग 450 है, और डीम्ड यूनिवर्सिटी लगभग 5 हैं अभी भारत में। संरचना के आधार पर देखा जाए तो एक रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी होता है, और दूसरा एफिलिएशन यूनिवर्सिटी होता है, और तीसरा रेसिडेंशियल कम एफिलिएशन यूनिवर्सिटी होता है। तो रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत यूनिटरी टीचिंग और फेडरल यूनिवर्सिटी आता है, जिसमें कि संस्थान जो होती है वो एक जगह होती है, परंतु इंस्टीट्यूशन जो होता है वो अलग अलग होता है। अर्थात यूनिवर्सिटी एक जगह एस्टेब्लिश है और बहुत सारे क्षेत्रों में पढ़ाई हो रही है, वहाँ से टोटल कंट्रीब्यूशन, वर्क, मैनेजमेंट वहीं से किया जाता है किसी एक जगह से। तो इस तरह से संरचना के बेस पे ये 3 प्रकार की यूनिवर्सिटियाँ हैं। और शिक्षण के आधार पे मुख्य रूप से 2 यूनिवर्सिटी, एक ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी जो पारंपरिक रूप से हमारे यहाँ है, और दूसरा ओपन यूनिवर्सिटी जिसमें इग्नू या अलगप्पा या अन्नामलाई यूनिवर्सिटी इत्यादि। तो टाइप्स ऑफ द यूनिवर्सिटी भी हमें जानना होगा, क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटी किस रूप में काम करते हैं, कौन कैसा यूनिवर्सिटी है, कौन ओपन यूनिवर्सिटी है, कौन सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये भी सीधे रूप से पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो इसे भी हमने टाइप्स ऑफ द यूनिवर्सिटी को पीडीएफ में दे दिया है। आप इससे रिलेटेड जो भी और भी कोई नोट्स होगा आप गूगल से देख सकते हैं। तो टोटली आपको जो भी एजुकेशन का मुख्य बिंदु है उसे हमने बता ही दिया है। 1-2 बातें और हम बतलाना चाहते हैं। 1935 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया था, ये भी नोट के रूप में आप याद कर लीजिएगा। 1935 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है, और 1976 में 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत शिक्षा को समवर्ती सूची में जोड़ा गया है। उससे पहले वो राज्य की सूची होती थी, राज्य की सूची के अंतर्गत होती थी, और जब से इसे समवर्ती सूची में जोड़ा गया है, अनुवर्ती सूची, अनुसूची राज्य समवर्ती सूची में जोड़ा गया है, तब से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास देखने को मिला है। और मुख्य रूप से देखा जाए तो एक यूजीसी की बात की जाए तो यूजीसी हायर एजुकेशन के सबसे बड़े
एक एजेंडा है, सबसे बड़े एक संवैधानिक निकाय के रूप में कार्यरत है, जो उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारे देश में कार्य कर रही है। इसके जितने भी नीतियां हैं, पॉलिसीज हैं और जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हायर एजुकेशन को डेवलप करने के लिए हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। इस तरह से हमारा यूनिट 10 पेपर 1 समाप्त होता है। इसी के साथ हमारा ये सिलेबस भी समाप्त होता है। आप लोगों को यह यूनिट पेपर 1 के सारे यूनिट और पेपर 2 के सारे यूनिट्स प्ले लिस्ट में दिया गया है, जिसे पेपर 1 और पेपर 2 के रूप में आप वहाँ जाके देख सकते हैं। टोटली लगभग वही 108-10 वीडियो है, जिसे आप अगर एक वीडियो से 2 मार्क्स भी आपको आता है, तो इस तरह से आप अगर टोटल वीडियो को वॉच करते हैं तो अधिक से अधिक मार्क्स आप ऑब्जर्व कर सकते हैं और इसी बार आपका JRF हो सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट हम रिवाइज सभी यूनिट्स का रिवाइज और प्रीवियस पेपर के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।